बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब ठीक हो गए। हमारा चैप्टर 1 कंटिन्यू चल रहा था, उसी को आगे पढ़ते हैं। और अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ग़ज़ा, सूडान और डॉक्टर आफ़िया की मुश्किलात में आसानी के लिए एक बार दुआ कर दो। क्या पता हम में से किसी एक की दुआ भी और इसी वक्त कबूल हो जाए। वैसे भी अल्लाह कौन फरमाने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट से। द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग इज़ द प्रिंसिपल दैट revenue should be recognized when it is earned, not when payment is received. It is used in accrual accounting. For example, Ghalib's photography studio recognizes revenue once the photos are delivered to clients, even if payment is pending. Similarly, it does not recognize revenue for advance received from clients until photos are delivered to the client. अब देखो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो होता है ना, इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि लाइक जो रेवेन्यू है ना आपका, वो आपका रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होगा जब वो अर्न हो जाए, ठीक है, ना कि जब एक तरह से कहा जाए कि आपको पैसे मिल रहे हैं आप उसको तब रिकॉर्ड करो। यानी ये कह लो कि अभी हमने लास्ट में जो एक्रूवल पढ़ा था, ये एक्रूवल अकाउंटिंग का एक पार्ट है। तो सिंपल एक एग्जांपल जैसे इसमें दी हुई है कि अगर एक गालिब की फ़ोटोग्राफी स्टूडियो है, ठीक है, तो वो इनकम तब रिकॉर्ड करेगा जब फ़ोटोज़ डिलीवर हो जाएंगी, ठीक है, चाहे क्लाइंट ने अभी तक आपको पैसे दिए हैं या चाहे क्लाइंट ने अभी तक आपको पैसे नहीं दिए, उस चीज़ पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा। और फॉर एग्जांपल कह लो कि अगर क्लाइंट ने पहले एडवांस दे दिया तो वो इनकम तब तक रिकॉर्ड नहीं होगी जब तक कह लो कि फ़ोटोज़ जो है वो डिलीवर नहीं होते। तो जब तक आप अपना काम नहीं कर देते, आप अपने सर से अपना बोझ नहीं उतार देते, आपका जो है वो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी एक एक्रूवल अकाउंटिंग का एक पार्ट कह लो कि जो है पैसे पे डिपेंड नहीं करती चीज़ें, आपके अपने काम कंप्लीट हो जाए उस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है चीज़, ठीक है। उसके बाद है prudence concept. Prudence implies that income and assets must not be overstated and expenses and liabilities must not be understated. This is because financial statements must sometimes recognize the uncertainty as to expenses or expected losses to be incurred in business transactions. For example, if a business is owed rupees 10 lakh by a few of its customers, there will be some uncertainty as to whether all the money will be collected. Prudence involves allowing for some caution in preparing financial statements by making reasonable and sensible allowances to avoid overstating assets or income and to avoid understating expenses or liabilities. अब देखो यहाँ पे बात हो रही है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की। प्रूडेंस का मतलब कह लो कि एक तरह से थोड़ा सा कॉशियस रहना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनकम और एसेट्स को आपने ज़्यादा शो नहीं करना, ठीक है, यानी कि ओवरस्टेट नहीं करना और एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज़ को आपने कम शो नहीं करना, यानी कि अंडरस्टेट नहीं करना। इस तरह से प्रॉफिट और लॉस अगर हम एंड में पता करते हैं किसी भी कंपनी का, तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है उस चीज़ में, ठीक है। यानी कि कह लो कि अगर थोड़ा भी डाउट हो ना कि लॉस हो सकता है, तो उससे जो है आप कह लो कि पहले आप उसे कंसिडर कर लो कि हाँ भाई हमारा लॉस के चांसेस हैं। समझ आ गई? तो ये चीज़ होती है। अब एक अगर हम एग्जांपल देखें तो कह लो कि अगर बिज़नेस को 10 लाख मतलब कस्टमर से मिलने हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा 10 लाख मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग पैसे ना भी दें, ठीक है। तो इसलिए अकाउंटिंग में ना हम थोड़ा सा सेफ साइड पे चलते हैं, ठीक है। इसलिए चलते हैं ताकि फॉर एग्जांपल अगर जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए, अब हमें तो पूरा करना है ना अपना, जो भी पैसे उनको पूरा तो करना है। वो अगर वो कस्टमर्स पैसे नहीं देंगे तो हमें फिर ख़ुद से भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो एक्सपेंस में हम फिर डालेंगे, यानी कि हमारी जो बैलेंस शीट होगी उसको हमें कवर करना पड़ेगा, हमारे प्रॉफिट और लॉस सही बने। तो उस चीज़ की वजह से प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है, कि कोई चीज़ ज़्यादा नहीं करनी और कोई चीज़ कम नहीं शो करनी है, जो जितनी है उसको वैसे ही शो करना है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल 7 दी हुई है। A company has receivables of rupees 10 million. The company knows from experience that about 2% of its receivables will not be collected because of customers being in financial difficulty. Required briefly discuss the accounting treatment in context of prudence concept. अच्छा, तो अब यहाँ पे आंसर है कि इट इज़ प्रूडेंट टू मेक एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू 2% ऑफ रिसीवेबल्स, बट इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट to make an excessive allowance, say 10% of receivables. The company would recognize an allowance of rupees 2 lakh to set against the receivable in the statement of financial position showing a net amount of rupees 98 lakh, 1 crore less 2 lakh.
the rupees 2 lakh would also be recognized as an expense in the statement of comprehensive income as these are expected to be irrecoverable. ठीक हो गया. अच्छा, अब देखो यहाँ पे कहा क्या गया है. कंपनी के पास ना रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, कितने हैं कि उनको 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं. अब एक्सपीरियंस से उनको पता है कि भाई पूरे पैसे हमें मिलते नहीं हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 2% पैसे हमारे रिकवर नहीं होंगे. उन्हें एक्सपीरियंस है अच्छा खासा कि कुछ कस्टमर्स होते हैं वो नहीं देते, तो एक्सपीरियंस से पता है कि 2% पैसा जो है वो रिकवर नहीं होगा. तो अगर हम 1 करोड़ का 2% लगाएं ना तो वो कितने पैसे बनते हैं, 2 लाख बनते हैं. ठीक है, अब यही चीज़ हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में किस तरीके से लिखनी होगी. ठीक है, क्योंकि अभी ऊपर पढ़ा ना हमने कि भाई हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट करते हैं कि अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो फिर हम उसको एक्सपेंस में डालते हैं, तो वो किस तरीके से करते हैं. अब देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी इस तरह होगी कि 2 लाख हैं, ठीक है, वो डाउटफुल डेब्ट्स हैं हमारे कि वो हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो हम फिर उसको एक्सपेंस मान लेंगे. ठीक है, हम उसको एक्सपेंस मान लेंगे और फिर बैलेंस शीट में हम रिसीवेबल्स कितने लिखेंगे. हमारे पहले रिसीवेबल्स कितने थे, 1 करोड़ थे, और हमें फिर पता चला कि 2% कस्टमर्स ने हमें नहीं देना, हमें पता है ये बात, तो हम 2 लाख उसको हटा देंगे. ठीक है, तो बैलेंस शीट में हम रिसीवेबल्स सिर्फ कितने लिखेंगे, 98 लाख शो करेंगे. यानी कि हम पहले ही ये चीज़ मान लेते हैं कि हमें इनमें से कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, ताकि हमें बाद में शौक ना लगे कि भाई हमें पैसे क्यों नहीं मिले या हम क्या करें, अब हम कहाँ से भरें या क्या करें, तो फिर हम उसको एक्सपेंस में डाल देते हैं. समझ आ गई. अब पढ़ते हैं, यहाँ पे है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट. Information is material if omitting, misstating, or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements which provide financial information about a specific reporting entity. An error which is too trivial to affect a user's understanding of financial statement is referred to as immaterial. For example, Ghalib's factory expenses includes all significant expenses. Example might be important for understanding the operations of business and financial statements separately, but expenses with total of less than rupees 3,000 likely not to be important for understanding the business operations are aggregated and presented as miscellaneous expenses in one line. There is no absolute measure of materiality that can be applied to all businesses. Whether an item is material or not depends on its magnitude, size, or its nature, or both in the context of the specific circumstances of the business. Whether an item of a given size is deemed to be material depends on the context of the number in relation to other numbers in the financial statements. अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो मैं रीडिंग करती हूँ ना इतनी बड़ी बड़ी, मैं इस वजह से करती हूँ कि इंसान अगर समझने से पहले उसको एक दफ़ा ख़ुद से पढ़ लेता है ना, मैं वैसे अपने समझाने के लिए भी पढ़ती हूँ, लेकिन अगर इंसान मैं डायरेक्ट भी समझा सकती हूँ, लेकिन एक अगर इंसान समझने से पहले उसको ख़ुद से पढ़ लेना, ख़ुद से थोड़ा बहुत, पूरा तो समझ नहीं आया शायद, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेना, तो उसको फिर जो दूसरा समझा रहा होता है ना वो बहुत अच्छे से समझ आ रहा होता है. अगर आप रीड ना करके समझो एज़ कम्पेयर टू दैट, अगर आप रीड करके समझो तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आता है. तो इस वजह से मैं इतनी मतलब पूरे पैराग्राफ की रीडिंग भी साथ में कर देती हूँ. ठीक हो गया. अच्छा, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट. अब देखो मटीरियलिटी का क्या मतलब है. अगर कोई इन्फॉर्मेशन है वो इतनी इम्पॉर्टेंट हो कि उससे डिसीजन, कोई भी हमारी कंपनी का कोई भी डिसीजन हो वो अफेक्ट हो सकता है, तो उससे आपने ज़रूर शो करना है. ऐसी कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके डिसीजंस को अफेक्ट कर रही हो तो आपने उसको ज़रूर शो करना है. और अगर वो छोटी सी कोई बात है, कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे आपके डिसीजंस पे, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो या फिर आप उसको कंबाइन कर सकते हो. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल देखो कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आपने सेपरेट मेन शो करना है कि हाँ भाई हमने जो है एक तरह से अकाउंटिंग में इसको ऐड लाजमी करना है, और अगर कोई छोटी सी चीज़ है तो उसको आप कंबाइन कर दो. ठीक है, अब एग्जांपल अगर हम देखें, अगर एक्सपेंस है तो वो 3,000 से कम है. ठीक है, मतलब जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो 3,000 से कम है, तो उनको हम एक लाइन में मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिख देते हैं. ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमारे पास क्या है,
फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सी कह लो मुख्तलिफ़ चीज़ें, ठीक है, वो इतनी मैटर नहीं करती कि हम उनको अलग अलग कैटेगरीज़ में डालें, उनके अलग अलग पोर्शंस बनाएं, फिर उनको अलग अलग शो करें, इस तरह नहीं होता, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस या मिसलेनियस चीज़ें उस तरह की चीज़ें होती हैं कि बहुत सारी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं उनको हमने एक ही कैटेगरी में रख देना है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो स्टेशनरी आ सकती है, ठीक है। स्टेशनरी के अलावा मतलब एक कंपनी की स्टेशनरी हो गई या स्नैक्स हो गई, ये चीज़ें मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आ जाती हैं, ठीक है। अब उसके अलावा कह लो कि मटीरियलिटी का ना कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता, ठीक है। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक चीज़ ये कि अमाउंट आपकी जो भी है वो कितनी बड़ी है, या कोई भी चीज़ है वो कितने पैसों की है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फिर सिचुएशन पे डिपेंड करती है। सिचुएशन किस तरह, ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर अमाउंट बड़ी है तो हमने अमाउंट को ही देखना है। कभी कभी छोटी चीज़ें भी मैटर करती हैं। वो बात ये होती है कि वो आपके डिसीजन पे अफेक्ट कर रही है या आपके डिसीजन पे अफेक्ट नहीं कर रही। बेशक उसकी अमाउंट बड़ी है या बेशक उसकी अमाउंट कम है, तो वो जो है इन दो चीज़ों पे अफेक्ट करता है कि एक अमाउंट कितनी बड़ी है और एक फिर सिचुएशन क्या है, ठीक है। अच्छा, आप देखो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, मटीरियलिटी ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। अच्छा, इस एग्जांपल से ना तुम लोगों को ऊपर की बात क्लियर हो जाएगी कि सिचुएशन की मैं क्या बात कर रही थी और अमाउंट कितनी बड़ी है, उस किस तरीके से पता चलेगा, ठीक है। वो बात हम लोगों को यहाँ पे समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पे लिखा है, टू सिमिलर बिजनेसेस प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट शो दैट ईच हैज़ नॉन करंट एसेट्स ऑफ रुपीज़ 1 crore and each has a profit for the year of rupees 1 lakh. Each business discovers a rupees 20,000 error. Error, और फिर उस पर कमेंट बताया हुआ है कि क्या मसला हुआ है यहाँ पे। एरर है, दिस रिलेट्स टू हाउ बिजनेस ए अराइव्ड एट द टोटल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स विच आर नाउ ओवरस्टेटेड बाय रुपीज़ 20,000 and the comment is this is immaterial. Rupees 20,000 is a small error in the context of the non-current asset figure and its omission would not be misleading. Then second is, this relates to how business B arrived at the profit for the year which is now overstated by 20,000. This is material. Omitting this amount means that profit is misstated by 20%. Businesses are sometimes placed under a legal obligation to disclose certain information in their financial statements. For example, companies must disclose directors' remuneration. Omission of such amount due to their nature is always a material misstatement, regardless of the size of the amount in relation to the other numbers in the financial statement. अब देखो यहाँ पे ना दो बिजनेस की बात हुई है, ठीक है। एक एसेट दोनों के, ठीक है, एक बिजनेस का नहीं, दोनों की बात हो रही है कि इनके एसेट्स कितने थे, 1 करोड़ के, और इन दोनों के ही प्रॉफिट कितने बन रहे थे हर साल के, 1 लाख बन रहे थे, और इन दोनों का ही एरर निकला है, कितना निकला है, 20,000 का निकला है। अब पहली वाली एरर में किसकी बात हो रही है, बिजनेस ए की बात हो रही है। इसका एरर किस में, एसेट में, ठीक है। इसका एरर किस में, ये बात याद रखना कि ऊपर क्या लिखा है, एसेट लिखा है, ठीक है। एरर किस में, एसेट में। अब एसेट में एरर है ना, तो अब एसेट में एरर है तो 20,000 इतना छोटा है, 1 करोड़ के एसेट्स थे, ठीक है, तो 20,000 इतना छोटा है कि हम उसको आराम से इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। वो छोटी अमाउंट है, हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं है, वो इममटीरियल बन गई है, समझ आ गई, क्योंकि 1 करोड़ कहाँ और 20,000 कहाँ। फिर बिजनेस बी की बात हो रही है, उसका एरर किस में, उसका एरर प्रॉफिट में, और प्रॉफिट कितना था, 1 लाख का बस। तो 1 लाख में अगर हम 20,000 देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है, तो ये फिर मटेरियल चीज़ है, ठीक है। तो जहाँ पे यहाँ पे सिचुएशन ये देखी गई कि एसेट और प्रॉफिट, मतलब ऊपर वाले में एसेट में मसला आ रहा था, नीचे वाले में प्रॉफिट में मसला आ रहा है। फिर नीचे वाले में प्रॉफिट में यानी कि अमाउंट कम है और एसेट में अमाउंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से इग्नोर हो गया आसानी से, लेकिन 1 लाख और 20,000 में कम डिफरेंस था, तो इस वजह से ये बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ और ये मटीरियल बन गया, ठीक है। उसके अलावा इसमें ये लिखा है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो हमेशा मटेरियल होती हैं, ठीक है। अब कह लो चाहे अमाउंट छोटा हो, जैसे डायरेक्टर्स की सैलरी वगैरह जो होती है, ये जो है एक तरह से कह लो कि वो मटेरियल है, लाजमी मटेरियल है, क्योंकि
ये तो मेन सारा बिज़नेस चला रहे होते हैं, तो इनकी सैलरी तो लाजमी देखी जाएगी इन्होंने कितना कमाया, ठीक है। तो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं वो बेशक अमाउंट छोटा हो लेकिन वो जो है हमेशा मटीरियल होती हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि लॉ कहता है कि उन्हें डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी है, यानी कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेशक वो छोटी हैं, वो बड़ी हैं, वो फिर सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो जो चीज़ आपके डिसीजन पे अफेक्ट कर रही है वो चीज़ आपके लिए मटीरियल है, और अगर वो नहीं कर रही है आपके डिसीजन पे अफेक्ट, ज़्यादा असर नहीं डाल रही है, तो फिर वो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी। बाकी अगर कुछ समझ ना आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। और उसके अलावा लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और अगर थोड़ा सा भी समझ आया ना, थोड़ा सा भी हेल्प मिली हो ना इससे, तो मेरे पेरेंट्स को और मुझे एक बहुत 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 प्यारी सी दुआ दे देना। मुझे ऐसा लगेगा तुम लोगों ने मुझे मेरी मेहनत का फल दे दिया। बाकी अल्लाह तुम लोगों का मुहाफ़िज़ हो। अल्लाह हाफ़िज़।